गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूवर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने साइंटिफिक टेक्निक्स जो टेलर ने दिए हैं। तो साइंटिफिक टेक्निक्स बाय F.W. टेलर, यानी टेलर ने जो है साइंटिफिक टेक्निक्स क्या क्या दिए हैं हम उनको देखना है। इस वीडियो में हमारा यही मेन मोटिव हमारा यही है। तो इन्होंने ज़्यादा नहीं 4-5 ही दिए हैं, कुछ तो अंदर अंदर में दिए हैं। बस हम लोग मेन पॉइंट्स उनको गो थ्रू करेंगे और यकीनन समझ में सबको आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, फोरमैन तो आप जानते ही हैं, फोरमैनशिप इसी तरीके से होता है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो इसको एक हम फंक्शनल फोरमैनशिप इन्होंने बताया कि प्लानिंग, और पहली बात तो प्लानिंग और प्रोडक्शन को अलग अलग करना है। तो प्लानिंग प्रोडक्शन को अलग करने के लिए हम एक चार्ट देख लेते हैं, उसी चार्ट में सारा हमारा हो जाएगा। इन्होंने बोला कि 2 इंचार्ज आप बनाइए, प्लानिंग प्रोडक्शन को अलग करके पहला एक बनाइए प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा बनाइए आप प्रोडक्शन इंचार्ज। यानी 2 टाइप के लोगों को आप डिटरमाइन कर लीजिए, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज दोनों के अंदर 4-4 आदमी और रहेंगे, यानी कि ये प्लानिंग इंचार्ज जो है इसके अंदर भी कुछ लोग रहेंगे और जो प्रोडक्शन इंचार्ज है उसके अंदर भी कुछ लोग रहेंगे। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं पहले। इसके अंदर में आपका रहेगा रूट क्लर्क, सबके काम भी हम देख लेंगे थोड़े थोड़े। रूट क्लर्क हो गया। दूसरा नंबर पे इसमें रहेगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। फिर आपका चौथा जो रहेगा वो रहेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। उसके बाद रहेगा आपका डिसिप्लिनेरियन। ठीक। तो अब इसके बाद फिर हम नीचे देख लेते हैं अपने दूसरा वाले में कि दूसरे वाले में कौन कौन है। तो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में भी 4 लोग हैं हमारे पास। अब इसमें कौन कौन है वो देख लेते हैं। पहला इसमें आपका होता है गैंग बॉस। दूसरा होता है अपना स्पीड बॉस। सबके अपने अपने काम अलॉट किए थे, टेलर ने बताया था कि भाई सबको अपना अपना काम दे देना है और सब अपने काम को पूरा करेंगे या पूरा करवाएंगे उससे। और लास्ट में होता है इंस्पेक्टर। ये अपने पास जो है इसके 4 लोग हैं। अब हम देख लेते हैं एक करके कि लोग काम क्या क्या करते हैं। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं। शॉर्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में आने वाला है, बशर्ते बस आप थोड़ा सा ध्यान रख के देखते रहिए। तो पहला हमारा है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क में हम देख लेते हैं। तो रूट क्लर्क का जो काम होता है वो बहुत इजी है। ये क्या करता है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिटरमाइन करता है। यानी मैं लिख देता हूँ स्टेप्स टू परफॉर्म जॉब, यानी जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए उसको डिटरमाइन कौन करता है, रूट क्लर्क का काम यही है बस। कि जो भी स्टेप्स लगेंगे उस काम को पूरा करना उसको डिटरमाइन करेगा रूट क्लर्क। दूसरा है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो होता है ये देता है गिव्स जनरल इंस्ट्रक्शन, टू डू जॉब, यानी जॉब करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन ही देता है। इन्होंने सीक्वेंस और स्टेप्स तैयार कर दिया रूट क्लर्क ने, और ये क्या करेंगे, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है इस जॉब को पूरा करने के लिए देंगे। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होता है ये क्या करता है, ये फिक्स करता है टाइम को, फिक्स टाइम टू स्टार्ट, जॉब कब स्टार्ट करना है एंड स्टॉप, कब स्टॉप करना है। और साथ ही साथ कॉस्ट शीट ये बनाता है। जो कॉस्ट शीट हमारी होती है कि कितना लागत लग रहा है हमारे कंपनी में, उसको ये डिटरमाइन कर रहा है, उसको बनाता है कि भाई कितना हमारा लगा है। डिसिप्लिनेरियन का जो काम होता है वो बड़ा आसान सा है। डिसिप्लिनेरियन क्या करता है, तो ये ऑर्डरली जो थिंग्स हो रहे हैं, ऑर्डरली वर्क हो रहा है कि नहीं उसको ये देखेगा। जैसा ऑर्डर दिया गया उस तरीके से हमारा जॉब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डिसिप्लिनेरियन का काम इतना ही है। इसी तरीके से फिर हम नीचे देख लेते हैं अपने। नीचे हमारे पास है गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या काम होता है, तो ये अरेंज करता है, अरेंज
मैन एंड मटेरियल, इसका मेन काम यही है कि मैन एंड मटेरियल को अरेंज करता है, बस। फिर स्पीड बॉस क्या है, तो स्पीड बॉस का काम होता है ये चेक करता है कि टाइमली काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसका काम इतना ही है कि टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए, इसका यही देखना है। फिर रिपेयर बॉस क्या करेगा, तो नाम से क्लियर रिपेयर बॉस होगा। तो रिपेयर बॉस क्या करेगा कि जो मशीन वगैरह यूज़ हो रहे हैं, मशीन एंड टूल जो है उनको चेक करेगा, चेक करके वेरीफाई करेगा कि वेदर दे आर ओके और नॉट। और जो इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर क्या करेगा, तो ये क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा, क्वालिटी कंट्रोल चेक करेगा कि मतलब जो हमारा आउटपुट निकल रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है, एज़ पर द क्वालिटी मार्क डिटरमाइंड बाय द कंपनी। तो ये सबका काम हो गया डिटरमाइन, बस इतना सही है। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट जो कि है हमारा सेकेंड नंबर का, जो हमारा आदमी है, जो सेकेंड नंबर का इन्होंने साइंटिफिक टेक्निक बताया था, वो था आपका स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इन्होंने कहा कि भाई आप काम को जो है स्टैंडर्ड करिए, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस पे करिए, ताकि आप मेजरमेंट करने में आसानी हो। तो इसमें इन्होंने कुछ बातें कही थी, मैं वो बातें ही आपको बता देता हूँ। पहली बात तो इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे स्टैंडर्ड्स को। मेंटेन, मैं डायरेक्ट नोट्स ही तरीके का लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप डायरेक्टली कॉपी करके नोट्स बना लें। मेंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर एंटायर वर्क, जितना भी आप काम कर रहे हैं सारे काम के लिए आप पहली बात स्टैंडर्ड बना लीजिए। दूसरी बात क्या करेंगे, यहाँ करेंगे यूज़, स्टैंडर्ड बनेगा कैसे, तो यूज़ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्क स्टडी, वर्क स्टडी में कई सारे आते हैं, मेथड, मोशन, टाइम और आपका जो है फैटिग स्टडी, ये 4-5 स्टडी कंबाइन करके वर्क स्टडी होता है, बहुत बड़ा है। तो वर्क स्टडी, यूज़ वर्क स्टडी को यूज़ करेंगे टू मेक, क्या मेक करने के लिए, टू मेक स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए। तीसरी बात बोला गया कि इसमें जो स्टैंडर्ड बनेंगे, स्टैंडर्ड दोनों के लिए बनेंगे, स्टैंडर्ड फॉर बोथ। बोथ में कौन कौन आएगा, तो मैन एंड मशीन बोथ, यानी दोनों के लिए स्टैंडर्ड बनाने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल आदमी का स्टैंडर्ड बन जाए, मशीन का कोई स्टैंडर्ड ना रहे, तो नहीं, दोनों का स्टैंडर्ड बनेगा, दोनों उसी बेसिस पे काम करेंगे। तो ये सिंपल सी बात इन्होंने कही, क्या कही थी, मेंटेन स्टैंडर्ड्स फॉर एंटायर वर्क, सारे वर्क का एक स्टैंडर्ड बना दीजिए। स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो यूज़ करेंगे हम जो हमारा है वर्क स्टडी, उसको यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड बनाने के लिए। और स्टैंडर्ड जो होगा वो मैन एंड मशीन दोनों के लिए होगा। ठीक, ये 3 बातें इनकी हो गई। फिर हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट आगे, जो कि है हमारा नेक्स्ट जो है आपका थर्ड नंबर जो इन्होंने बताया था वो आपका वही था वर्क स्टडी। जैसे यहाँ वर्क स्टडी की बात की गई तो वर्क स्टडी है। अब वर्क स्टडी क्या होता है, तो इसमें कई सारी चीज़ें कंबाइंड होती है। इसमें होता है आपका वर्क स्टडी के अंदर फैटिग प्लस मेथड प्लस टाइम प्लस मोशन, ये 4 स्टडी को कंबाइन करके तब आपका वर्क स्टडी होता है। कभी कभार पूछता है एग्जाम में कि वर्क स्टडी कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, तो वर्क स्टडी में क्या आएगा, फैटिग यानी आलस कब आदमी को आता है, मेथड यानी तरीका क्या होगा काम करने का, टाइम यानी कितना टाइम लगेगा, परफेक्ट टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, और मोशन मतलब प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मोशन। तो एक एक करके हम चारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं अपना ए पॉइंट जो कि है हमारा, ए पॉइंट हमारा है फैटिग स्टडी। अब फैटिग स्टडी में देखते हैं हमारा क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो सबसे पहली बात तो फैटिग स्टडी में जो इन्होंने चीज़ बताई थी वो सिंपल और आसान सा बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आदमी देखो काम करते करते एक टाइम के बाद थक जाता है, और थका हुआ आदमी जब काम करेगा तो वो अनप्रोडक्टिव वर्क करेगा, कम काम करेगा, जिससे कि आपका ही नुकसान है। ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना ये एक अच्छे मैनेजर की आदत नहीं होती। तो फैटिग स्टडी में 2-3 चीज़ें उन्होंने बताया। पहला चीज़ जो इन्होंने बताया वो बताया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल हम डिटरमाइन कर लें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल यानी कितने समय के बाद आपको रेस्ट देना है, क्या फ्रीक्वेंसी होगी। हो सकता है 1 घंटे के काम के बाद अगर आप बहुत मेंटल वर्क कर रहे हैं तो 2 घंटे के बाद ही आपको इंटरवल देने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो आप मतलब फिजिकल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व है तो 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे में आपको रेस्ट चाहिए। तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, वो डिटरमाइन करना पहली बात। दूसरी बात इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जितना फ्रीक्वेंसी आप डिटरमाइन करेंगे उसके साथ साथ ड्यूरेशन आप डिटरमाइन करेंगे।
ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी जो रेस्ट इंटरवल आप दे रहे हैं उसको, उसका ड्यूरेशन कितना, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा रेस्ट दे देंगे, टाइम ड्यूरेशन मतलब आप अब 3 घंटे बाद आपने डिटरमाइन किया कि 3 घंटे बाद हम इनको रेस्ट देंगे, लेकिन कितने समय के लिए, अब आप 3 घंटे बाद आधे घंटे का रेस्ट दे दें तो फिर उसके बाद उसका काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो रेस्ट का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट नेसेसरी। एंड थर्ड चीज़ जो इन्होंने बताई, वो बताया कि द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितना नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल देना है, यानी द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितना नंबर देना है। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, 2 देना है या 3 देना है, तो कितना देना है वो डिटरमाइन करना। 3 चीज़ें हो गई, पहला तो फ्रीक्वेंसी यानी कितना देना है, 2 या 3 या 4 या कितने उसके देना है, फिर ड्यूरेशन कितना होगा और रेस्ट इंटरवल कितने होंगे। ठीक, ये 3 चीज़ें हो गई हमारी फैटिग स्टडी में। अब हम देखते हैं अपना दूसरा फैटिग स्टडी के बाद दूसरा जो है हमारा है बी वाला, वो था हमारा फैटिग स्टडी के बाद नेक्स्ट था हमारा, क्या बात किए थे हम लोग, मेथड स्टडी। तो ये तो नाम से क्लियर है कि मेथड क्या होगा उसके बारे में। तो मेथड स्टडी के अंदर में इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी वो देख लेते हैं। पहला बात तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द बेस्ट मेथड, फाइंड द बेस्ट मेथड। अब ये बेस्ट मेथड फाइंड किसके बेसिस पे करेंगे, तो क्योंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था इनका सारा कुछ, तो साइंटिफिक इसमें लगाएंगे मेथड्स, साइंटिफिक तरीक़ों से ही पता लगाएंगे कि बेस्ट मेथड हमारा किसी काम को करने के लिए क्या होगा। पहला चीज़ इन्होंने ये बता दिया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, इन्होंने क्या बताया, दूसरी बात बताया कि जो मेथड हम डिटरमाइन करेंगे, यानी जो तरीका होना चाहिए, उससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए, कॉस्ट मिनिमाइज हो, यानी कॉस्ट कम होना चाहिए, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़। दूसरी बात हो गई, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ हो, यानी रिसोर्सेज कम वेस्टेज हो, ये बात कही गई। बहुत ज़रूरी भी है इसका बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है हर इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ में। तीसरा जो होगा, जो भी तो हम लोग बता दिए कि जो भी चीज़ें होंगी वो डिराइव होगा किसके बेसिस पे, तो कॉस्ट के बेसिस पे, जिससे कि वो हो कि आपका हम क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें, हम लोग तो लिख ही दिए, मिनिमाइज़ कर सकें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, और मैक्सिमाइज़ कर सकें किसको, तो मैक्सिमाइज़ कर सकें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, यानी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा तो ज़्यादा खरीदेगा। तो अपने लिए ये ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो 3 चीज़ें इसमें बताई। पहली बात तो बेस्ट मेथड क्या होगा वो पता लगाना है। बेस्ट मेथड कैसे पता चलेगा, तो साइंटिफिक तरीके से वो ऐसा मेथड पता लगाना जिससे कि कॉस्ट हमारा मिनिमाइज़ हो सके और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ हो सके। फिर मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगे हमारा, मतलब वही बात हो गई, दोनों बात सेम है। और जो मैक्सिमम हो, यानी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, वो मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड रहेंगे देन ही और शी विल परचेज मोर फ्रॉम आवर एंड टेल अदर्स ऑल्सो टू परचेज द सेम फ्रॉम आवर कंपनी। अब करते हैं हम नेक्स्ट अपना जो सी पार्ट था, इसमें सी पार्ट हम देख लेते हैं। तो मेथड स्टडी के बाद जो अगला स्टडी इन्होंने बताया था वो था आपका टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में क्या बताया गया वो देख लेते हैं। तो पहली बात जो टाइम स्टडी में बताई गई थी वो ये था कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए वो पता लगाना। तो द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब, मतलब एक काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, वो 10 मिनट में होना चाहिए, 15 मिनट, वो भी आपका जो डिटरमाइन होगा दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड्स। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, ये पहली चीज़ हो गई हमारी। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई वो हो गया आपका कि जो सेट यहाँ होगा, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड जो होगा, टाइम तो सेट कर लिया, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, यानी वर्कर्स को भी नहीं छोड़ा गया, वर्कर्स का भी स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स कर दिया गया कि वर्कर्स के ये स्टैंडर्ड टारगेट होंगे। फिर उसके बाद तीसरी बात इन्होंने बताई कि डिटरमाइन करेंगे हम नंबर ऑफ वर्कर्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, जो नंबर ऑफ वर्कर कितना चाहिए वर्कर फॉर जॉब, उस जॉब को करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत होगी, और उन वर्कर्स को हम कैटेगराइज करेंगे 2 पार्ट्स में। एक होगा आपका एफिशिएंट और एक होगा इनएफिशिएंट। तो दोनों में अंतर क्या है, एफिशिएंट वो होगा जो स्टैंडर्ड टाइम में काम पूरा कर ले, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम अपना वर्क कर ले, और जो स्टैंडर्ड टाइम में वर्क नहीं कर पाएगा, जो इस वर्क को नहीं कर पाएगा वो हो जाएगा हमारा इनएफिशिएंट।
तो बस इतना ही है इसमें टाइम स्टडी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टडी की तरफ, जो कि है हमारा मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी हम देखते हैं, ये चौथा स्टडी और आखिरी स्टडी है इसमें, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या बताया गया वो देख लेते हैं हम। तो पहली बात हम देख लेते हैं मोशन स्टडी में, पहला है कि टू डिटरमाइन द, होता क्या है कि वर्कर हमेशा मूव करते रहते हैं हेयर एंड देयर। टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर, पहली बात तो मूवमेंट ऑफ वर्कर को हम डिटरमाइन करेंगे कि वर्कर्स के क्या मूवमेंट हैं। टू परफॉर्म जॉब, यानी जॉब करने के लिए जो वर्कर के मूवमेंट हैं उसको हम डिटरमाइन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला कि वर्कर का जब मूवमेंट आप डिटरमाइन कर लेंगे तो हम इसमें भी कैटेगराइज करेंगे। किसमें कैटेगराइज करेंगे? मूवमेंट भी दो प्रकार के हो गए, पहला मूवमेंट हो गया हमारा प्रोडक्टिव और दूसरा मूवमेंट हो गया हमारा अनप्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव बहुत सिंपल है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, ऐसे वो मूवमेंट्स जिससे कि हमारा प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा, प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, वो प्रोडक्टिव है। और जिससे प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा हो या कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, वो हमारा अनप्रोडक्टिव है। तो अब सीधी सी बात है, जब प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव डिटरमाइन कर लेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड में हम क्या करेंगे, कट द अनप्रोडक्टिव मोशंस। इसमें क्या करेंगे, कट करेंगे अनप्रोडक्टिव मोशंस को, यानी जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं उनको हमको हटाना भी है, ऐसा नहीं कि उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये हो गया हमारा मोशन स्टडी। अब हम चलते हैं, ये तो हमारे हो गए वर्क स्टडी, टोटल कंप्लीट हो गया। 5 चीज़ें इन्होंने बताई थी। जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताई थी वो था हमारा डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। हो गया आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में। अब इसमें है क्या वो हम देख लेते हैं। तो ये बड़ा आसान से था। सबसे पहली बात है कि हम क्या करेंगे कि वर्कर्स को डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंट, जैसा ऊपर हमने किया था ना टाइम स्टडी के बेसिस पे। तो उसमें एफिशिएंट दो कैटेगरी हमारे थे, एफिशिएंट और दूसरा कौन सा था, इनएफिशिएंट। तो वर्कर्स को पहली बात कैटेगराइज करेंगे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में। जो आपके वर्कर्स एफिशिएंट होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पेड टू एफिशिएंट। और जब एफिशिएंट को हम एक्स्ट्रा देंगे तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन टू इनएफिशिएंट। इससे जो हमारे इनएफिशिएंट जो लोग रहेंगे वो भी देख के लालच में आएंगे कि भैया अगला जो है काम पूरा कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है और हम कर रहे हैं तो हमको कम मिल रहा है, तो हम भी ज़्यादा करते हैं। तो इनएफिशिएंट मोटिवेट होगा और क्या बनेगा, वो बनना चाहेगा कि हम भी एफिशिएंट बनने की कोशिश करें, हम भी एफिशिएंट हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें इन्होंने बोला वो बोला कि जो प्रोडक्शन होगा, जो पे करेंगे हम, तो पेड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, यानी हम जितना वो आदमी प्रोड्यूस करता है उसके बेसिस पे करें। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं कि भाई 10 रुपये पर पीस हम देंगे। तो अगर कोई आदमी है और वो बनाता है 10 पीस, तो हमने बात किया था 10 रुपये पर पीस देने के लिए, तो इंटू कर देंगे 10, दैट इज़ 100 रुपीज़। उसका पे आउट कितना होगा, 100 रुपीज़। अब कोई आदमी जो है 10 रुपये के 10 पीस की जगह बनाता है 8 पीस, तो उसको हम 10 से इंटू करेंगे, हो जाएगा 80 रुपीज़। तो ईजी है, मैनेजमेंट के लिए भी ईजी है। अब इससे क्या होगा, इसका आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपने आप में काम नहीं कर रहा होगा वो देखेगा कि भाई अगर 2 पीस हम और बना ले तो 20 रुपये और पा जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी पे इम्प्रूवमेंट होगा। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने बताया था, बहुत ज़रूरी जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट वाज द मेंटल रेवोल्यूशन। काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ इनका ये चीज़, क्योंकि इनकी ये सोच थी, ये सोच किसी के अंदर आई ही नहीं। तो मेंटल रेवोल्यूशन हम देख लेते हैं क्या है अपना। अब मेंटल रेवोल्यूशन होता क्या है कि जो मेंटल एटीट्यूड होता है, एक धारणा बनी हुई है कि मैनेजर क्या सोचता है। तो मैनेजर थिंक्स किसके बारे में, वर्कर के बारे में, कि वर्कर क्या होते हैं, वर्कर होते हैं आलसी टाइप के। वर्कर क्या करते हैं, काम कम करना चाहते हैं। नहीं, मैनेजर की थिंकिंग होती है कि वर्कर की थिंकिंग होती है, दो लोग की। मैनेजर क्या सोचता है, मैनेजर सोचता है कि वर्कर जो है वो काम कम करना चाहता है, वर्क लेस डिमांड्स मोर, इसका ये सोच होता है।
वर्कर की क्या सोच है, वर्कर की सोच थोड़ी इससे जस्ट अपोजिट है। वर्कर क्या सोचता है, वर्कर सोचता है कि हमको जो है काम जो है वो करना पड़े। ये सोचता है, मैनेजमेंट सोचता है कि भाई वर्कर से हम काम ज़्यादा करवा लें और पैसा हमको जो है कम देना पड़े, ठीक, यानी पे डिमांड जो होगा, पे और डिमांड जो होगा वो कम होगा। वर्कर क्या सोचेगा, वर्कर सोचेगा कि हम वर्क जो है कम करें और पैसा जो है, पे आउट जो है हमको वो ज़्यादा मिले। यहीं पे हो जाता है दिक्कत। क्यों? क्योंकि भाई दोनों की सोच अलग अलग है। मैनेजर हमेशा सोचता है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना काम जो है हमारा ज़्यादा हो जाए और हमको पैसा कम देना पड़े, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहीं पे मेंटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हमको क्या करना पड़ता है, तो चेंज करेंगे हम, चेंज आवर एटीट्यूड। जो एटीट्यूड हमारा है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी सोच है, उसको पहली बात तो हम चेंज करेंगे। दूसरा चीज़ जो इसमें बोला गया, इन्होंने बोला कि पहली बात तो आप अपना जो वो है उसको चेंज करेंगे। फिर हमको क्या करना चाहिए, कॉपरेशन रखना चाहिए। किसके किसके बीच में, तो कॉपरेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर मैनेजर मिलके जिस दिन काम कर दिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर दिए, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैनेजर और वर्कर जल्दी मिलके काम करना ही नहीं चाहते। और तीसरी बात जो इन्होंने बताया वो था कि जो ओल्ड थिंकिंग है, जो ओल्ड थिंकिंग अभी मैंने ऊपर बताया कि मैनेजर बेकार होता है और वर्कर काम चोर होता है, ऐसी टाइप की एक थिंकिंग है। तो वो थिंकिंग को चेंज करना, तो ओल्ड जो थिंकिंग है इसको चेंज करना, और ये सोचना कि नहीं दोनों काम करते हैं, मैनेजर अपनी जगह अपना काम करता है, वर्कर अपनी जगह अपना काम करता है। तो ये जो चेंज कर देंगे उसी दिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस पे आ जाएगा और इसका जो है ग्रोथ होने लगेगा। तो बस यही हमारा है टॉपिक, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारे पास 5 चीज़ें रही हैं, उन 5 चीज़ों को हमने प्रॉपरली देख लिया। अब कोई भी आप अलग से बुक फॉलो करो, कुछ करो, उससे खास फ़र्क नहीं पड़ता, ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। So thank you for watching this.